वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जीके जीएस का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ फ्रेंड्स, उसका ये 12वां वीडियो है। ठीक है, इसमें टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार जो स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ कि जीके जीएस से जो कॉमन होता है, ऐसा नहीं कि ये जो आपका जीके जीएस मैं बता रहा हूँ सिर्फ बिहार पुलिस फायरमैन के लिए है। ये सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी में ग्रुप डी हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जीके जीएस कॉमन होता है, इसलिए सभी लोग इसे जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते 8:30 बजे मैं लाइव क्लास नहीं आ रहा हूँ फ्रेंड्स। नेटवर्क जैसे ही ठीक होगा मैं लाइव क्लास 8:30 बजे जरूर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। कह रहा है, पहला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 देश आते हैं। ये 5 देश कौन कौन आते हैं, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। एक तो अपना भारत हो गया, दूसरा में बांग्लादेश हो गया, तीसरा में भूटान हो गया, चौथा में नेपाल हो गया, और 5वां में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत टोटल 5 देश आते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो देखिए, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, उसका जो भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दूरी इसका कितना है फ्रेंड्स? तो 876 किलोमीटर दूरी है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिए कितना? 876 किलोमीटर है। सवाल नंबर 3 को देखिए कि विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। ये भी सवाल बार बार रिपीट होता है। सांगला घाटी कहाँ है फ्रेंड्स आपका? तो ये आपका सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो सांगला घाटी है, इसको एक और नाम है फ्रेंड्स, वो भी याद रखिएगा। जो आपका सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, उसको बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बास्पा, बा अधर्ष अपा, बास्पा घाटी के नाम से भी आपका सांगला घाटी को जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गेस करें। बद्रीनाथ, नंदा देवी, या गंगोत्री, या कामेत। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुमायूं हिमालय की सबसे चोटी नंदा देवी है, जो भारत के क्या है, तीसरी सर्वोच्च चोटी है। और ये कहाँ पड़ता है नंदा देवी फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा, भारतीय राज्य में उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए सवाल को मॉडरेट किया जाता है, तो अब ये इस तरह से सवाल भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि नंदा देवी है जो कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है, ये किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो देखिए इस टाइप से भी आपको हर एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके आपको पढ़ना होगा। तो नंदा देवी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। 5 नंबर सवाल को देखें, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में, तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? 5 का तो बोमाडिल्ला। ठीक है, 5 का ये बोमाडिल्ला दर्रा है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बोमाडिल्ला दर्रा है जो आपको किससे जोड़ता है। तो यह दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के जो तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए। 6 नंबर सवाल, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसके? कोपेन की योजना के हिसाब से भारत का जो कोरोमंडल तट है, उसको किस वर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 को देखिए। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? 7 का तो देखिए, पहले भी फ्रेंड्स सबको जानते होंगे कि एमपी। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 को देखिए। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में है जो आपका वन महोत्सव का शुरुआत आपको कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1950 में भारत में वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। सवाल नंबर 9 को देखिए। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चलिए, ब्राह्मणी, तो गेस करिएगा फ्रेंड्स, ब्राह्मणी नदी है जो आपका किसका सहायक नदी है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। ठीक है, महानदी के सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 का। सवाल नंबर 10 को देखिए। विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूर के उत्पादन से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 का सी। 11 नंबर सवाल को देखिए।
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था? चलिए फ्रेंड्स गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 11 का। प्रणब मुखर्जी है जो किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था? इसका राइट आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? प्रणब मुखर्जी ने। और जो पहला था जो हैराल्ड डोमर के था फ्रेंड्स, पहला जो पंचवर्षीय योजना था, और दूसरा था महान लुईस के। तो सब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 7वां प्रणब मुखर्जी याद रखें। 12 नंबर सवाल को देखें, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है क्या हो गया? ट्राइसेम, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। ट्राइसेम है जो किससे संबंधित है? तो आपका जो है ग्रामीण युवा रोजगार हेतु है, प्रशिक्षण के लिए है कार्यक्रम है ये, और किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी? तो 12 का राइट आंसर 1979 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें। 13 नंबर सवाल है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 13 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा न्यूनतम रिजर्व अनुपात। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा सवाल है कि भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति, ठीक है, पद्धति को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? भारत में देखिए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलता है, तो आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, इससे संबंधित मैं प्रश्न करा चुका हूँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत में किस टाइप का बेरोजगारी है, तो ज़्यादा है जो आपका संरचनात्मक बेरोजगारी ही देखा जाता है। तो कह रहा है आपका फ्रेंड्स कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के चलते ही आपका यहाँ जो संरचनात्मक बेरोजगारी है। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है आपका, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा सवाल ये है फ्रेंड्स, आपका इकोनॉमिक्स का सवाल ये है कि बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण क्या है? बढ़ जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखिए, प्रॉमिस मी डैड, अच्छा है फ्रेंड्स, प्रॉमिस मी डैड याद भी रहेगा आप लोग को। पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए तो याद रखिए फ्रेंड्स, प्रॉमिस मी डैड के लेखक कौन है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रॉमिस मी डैड के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? जो बाइडन ना, तो जो बाइडन है, जो बाइडेन है जो ये पुस्तक को लिखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका का वही लेखक है जो बाइडन है। 17 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, तीरंदाजी निम्न से किस देश का राष्ट्रीय खेल का नाम है? तीरंदाजी समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो कहाँ होगा 17 का? भूटान का है जो राष्ट्रीय खेल है जो आपका तीरंदाजी है। चलिए कुछ देश का जापान देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपका है जो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है जूडो है, याद रखिएगा। मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन है फ्रेंड्स। और आपका बांग्लादेश का क्या है फ्रेंड्स? तो कबड्डी है। उसके बाद से आपका स्पेन का क्या है फ्रेंड्स? तो भी याद रखिएगा साड़ युद्ध है। चीन का क्या है? तो टेबल टेनिस है। तो ये सभी देश का जो राष्ट्रीय खेल है ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो तीरंदाजी कहाँ का हो गया? आपका भूटान का हो गया। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम है? पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये जो कोर्ट है जो किस खेल के परिसर को कहा जाता है? 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोलो का हो जाएगा। ठीक है, पोलो खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। पोलो के एक पक्ष में कितना आता है? 4 खिलाड़ी होता है। इसको तो मैं ट्रिक से बताया था फ्रेंड्स कि पोलो हमको पॉल पकड़ते हैं, ठीक है, जिसमें बिजली होता है। तो आज से आप याद रखें आपका पोल कितना गढ़ना है फ्रेंड्स, पोलो कितना गढ़ना है पॉल, तो 4 पॉल गढ़ना है। ठीक है, अब याद रहेगा आपको फ्रेंड्स, याद रहेगा कि आपका पोलो है में कितना खिलाड़ी है, तो आपको पॉल कितना गढ़ना है? 4 पॉल गढ़ना है। याद से सभी को याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। पॉल कितना गढ़ना है? तो 4 गो गढ़ना है। तो आपका आ गया खो खो, खो खो ना मना, खो खो नो, खो खो नो, देखिए 9 आ रहा है। खो खो नो, खो खो में कितना होता है एक पक्ष में? तो 9 खिलाड़ी होता है। ठीक है, खो खो के एक पक्ष में कितना होता है? तो 9 खिलाड़ी। ये भी ट्रिक से हो गया। खो खो नो, नो इस तरह से लिखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कैसे कहते हैं अपना भाषा में? 9 इस तरह से कहते हैं। तो खो खो नो, खो खो में
खोखना नहीं है तो 9 खिलाड़ी, कभी नहीं भूलिएगा। बॉल कितना गड़ना है फ्रेंड्स, तो 4 बॉल गड़ना है। और बास्केट मतलब टोकरी होता है, बास्केट बॉल यानी बास्केट टोकरी कितना खरीदना है, तो 5 टोकरी खरीदना है। अब भूलिएगा कभी कोई भी अगर आपसे पूछ दे कि बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि 5 गो हमको बास्केट टोकरी खरीदना है। बास्केटबॉल में एक पक्ष में 5 खिलाड़ी, खो खो 9, खोखना नहीं है, 9 खिलाड़ी। पोल कितना करना है, 4 खिलाड़ी। तो देखिए इस तरह से याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कुछ कुछ इस तरह से जहाँ पर बनता है ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो इसका सवाल का राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, कोट आपका राइट आंसर पोलो हो गया। 19 नंबर सवाल को देखें, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 19 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा 1929 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 20 नंबर सवाल को देखें, मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है। चलिए मेहंदी, ठीक है फ्रेंड्स, सभी लड़की लोग मेहंदी लगाते हैं, लड़के लोग भी लगाते हैं फ्रेंड्स शादी ब्याह के दौरान में। तो चलिए मेहंदी के बारे में कर रहा है, तो कहाँ का लोक कला है ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान का है। ठीक है, मेहंदी है जो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है, तो राजस्थान का है। ठीक है, इसी तरह से अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र का जो लोक कला क्या है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा रंगोली। याद कर लीजिए फ्रेंड्स सभी। देखिए फ्रेंड्स मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग पूछते हैं जो बताना है, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स मेहंदी में बताया तो मेहंदी पूछ दे, हो सकता है रंगोली के बारे में पूछ दे, कहाँ का लोक कला है, तो महाराष्ट्र का, तो सभी को याद करना पड़ेगा। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका रंगोली महाराष्ट्र को हो गया। और एक बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि गोदना, एक गोदना लोक कला भी है, जो गोदना गुदाया जाता है फ्रेंड्स, गोदना है जो लोक कला कहाँ का है, तो ये आपका बिहार का है। ठीक है, उसी तरह से चौका पुराना नाम आप सुने होंगे, तो चौका पुराना होता है एक। ठीक है, चौका पुराना, तो चौका पुराना जो कहाँ का आपका लोक कला है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, साथिया कहाँ का है, तो गुजरात का है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो रंगोली महाराष्ट्र का याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। सिंपल सा फ्रेंड्स, सभी को जानते होंगे किसका, शहनाई बजाते थे ना, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर सवाल को देखें, भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है। मैं पहले करा चुका हूँ फ्रेंड्स, टोटल जो आपका मुख्यालय है वहाँ का, तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो 22 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 23 को देखिए, विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आदिवासी दिवस, 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासी दिवस 9 अगस्त। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, UNHCR का मुख्यालय पूछा जा रहा है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है। तो 24 का करेक्ट आंसर जिनेवा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में इसका है। 25 नंबर सवाल को देखिए, मेनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। तो इसका भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। जैसे आपका मैकमोहन भारत चीन के साथ है, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान का है, तो इसी तरह से मैनर हिम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 25 का कहाँ होगा, रूस और फिनलैंड के बीच है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनर हिम रेखा है जो रूस और फिनलैंड के बीच का है। 26 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 97 में, 97 में, बहुत पहले की बात है फ्रेंड्स। तो आपका जो 26 नंबर सवाल है इसका क्योटो में किया गया था। ठीक है, क्योटो में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है। चलिए देखिए, मैं बार बार बताता था फ्रेंड्स कि सभी का है जो अंग्रेजी भी याद रखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो देखिए ओजोन परत पूछ दिया गया है। अब देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल हो गया, फिर जो हो गया, फिर आपका बहिर्मंडल हो गया। ये सब का अगर जो अंग्रेजी नहीं याद रखिएगा तो देखिए हाँ इसमें कैसे बनाइएगा। तो चलिए गेस करिए इसका फ्रेंड्स, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो हिंदी में तो आपका जानते हैं फ्रेंड्स, ओजोन परत है जो कहाँ स्थित है, तो समताप मंडल में है, समताप मंडल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। अब इसका दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है आप लोग का फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ जिनसे कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए ट्रोपोस्फीयर है, तो ट्रोपोस्फीयर मतलब होता है, क्या होता है, इसका हिंदी होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या होता है, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं घटती है फ्रेंड्स, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, मौसम संबंधी घटनाएं, बारिश का बरसना, ठीक है, बादल का बरसना, ये सब जितने भी घटनाएं घटती है वो क्षोभ मंडल में गिरते हैं। पानी का बरसना यानी बारिश होना कहाँ से होता है, क्षोभ मंडल में। अब देखिए कैसे याद रखना है, क्षोभ मंडल का अंग्रेजी क्या होगा, ट्रोपोस्फीयर होगा। तो पानी कैसे टप टप चूता है, ठीक है फ्रेंड्स, पानी कैसे टप टप चूता है, तो टप टप चूता है तो ट्रोपोस्फीयर। अब तो नहीं भूलिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब आपको ये याद हो जाएगा कि ट्रोपोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर के मतलब क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल किस लिए याद रहे, तो 2 क्वेश्चन याद रहा है, क्योंकि इसमें पानी बारिश होती है, क्षोभ मंडल में बिजली चमकती है, तो टप टप पानी चूता है, तो ट्रोपोस्फीयर मतलब क्या होगा, क्षोभ मंडल। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो गया, समताप मंडल हो गया।
तो ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से याद रखें। 28 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन सर्वग्र नहीं है, संवर्ग नहीं है? 28 का तो राष्ट्रीय उद्यान है जो इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वन का संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। 29 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलन इसमें कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, गेस करिए। देखिए जो भी स्टूडेंट बिहार एसआई का भी तैयारी करें उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लोग भी जरूर देखें। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। तो 29 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सुमेलित बिल्कुल नहीं है। बाकी याद करिए, बांदीपुर कर्नाटक में याद रखिएगा, राजाजी उत्तराखंड में याद रखिएगा, सिंपलीपाल ओडिशा में याद रखिएगा। तो पिनवेल हो गया, ठीक है। तो पिनवेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? सिक्किम में नहीं पड़ता है, तो जानना तो जरूरी है कि कहाँ पड़ता है। तो पिनवेल आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, इसलिए ये सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? निम्नकरणीय कौन सा होगा 30 नंबर सवाल का? तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नकरणीय क्या है? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को याद करना पड़ेगा। निम्नकरणीय और अनिम्नकरणीय होता है। तो देखिए निम्नकरणीय किसे कहते हैं पहले समझ लें। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जिसका अपघटन हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? निम्नकरणीय कहलाते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, कह रहा है निम्नकरणीय। तो 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रबर है जो अपघटनीय हो जाता है, जबकि पॉलीथीन और प्लास्टिक होता है फ्रेंड्स आपका ये नहीं हो पाता है। तो 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए देखिए, रबर अगर खेत में बिक गया कुछ दिन में आपका सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसका अपघटन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स पॉलीथीन बहुत दिन तक ऐसा ही रहता है, इसका अपघटन नहीं होता है, प्लास्टिक और पॉलीथीन का। 31 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? बहुत बार बताया फ्रेंड्स, होत्री किसको कहते हैं? ऋग्वेद को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है, यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, सामवेद है जो संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और औषधि सामवेद को क्या कहते हैं? संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो सामवेद है। अथर्ववेद में क्या होता है फ्रेंड्स? अथर्ववेद में अंत्र तंत्र जादू टोना और आपका औषधि के बारे में जानकारी मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 32 को देखिए। सवाल नंबर 32 में आपका है फ्रेंड्स, और इसमें देखिए फ्रेंड्स जो प्रश्न बताया इसमें कुछ और बताना मैं भूल गया कि इसमें जो ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? तो आपका 10 मंडल, याद रखिएगा कितना है? 10 मंडल है ऋग्वेद में, ठीक है। और इसमें सूक्त कितना है फ्रेंड्स? तो 1028 है जो टोटल किया है सूक्त है ऋग्वेंडल में। और ऋचाएँ अगर जो पूछा जाए फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा आपका? 10,462 है जो ऋचाएँ हैं। ये सब किस में है फ्रेंड्स? तो ऋग्वेद में है, ठीक है। याद रखिएगा ऋग्वेद में आपका मंडल 10 हैं और सूक्त की संख्या 1028 है, और ऋचाएँ कितना है? तो 200 आपका क्या है? 10,462 है। तो यही क्वेश्चन है कि किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने है? तो जो ऋग्वेद के ऋचा था कितना? 10,462। इसी को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। चलिए सवाल नंबर 32 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स वेद क्या है और वेदांग क्या है। तो वेद की संख्या सभी जानते हैं क्या फ्रेंड्स? आपका 4 है टोटल। वेद की संख्या टोटल कितनी है? तो आपका 4 है, ठीक है। और वेद को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या कितना? 6 है। तो याद रखिएगा आज से, वेद टोटल 4 है और वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। तो इसमें कह रहा है कौन सा वेदांग नहीं है? तो पहले तो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि कौन कौन नहीं है जो। तो वेदांग कौन नहीं है तो याद रखें, बता देता हूँ फ्रेंड्स। वेदांग की संख्या कितना बताया? 6 है। तो 6 में वेदांग में कौन कौन है? शिक्षा वेदांग है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में व्याकरण है जो भी वेदांग है, दूसरा नंबर पर व्याकरण हो गया, 2 आद हो गया। उसके बाद में आपका फ्रेंड्स कल्प भी जो आपका है, ठीक है, कल्प भी जो आपका है, कल्प जो है क्या फ्रेंड्स? कल्प भी है जो आपका वेदांग के अंतर्गत आता है। निरुक्त भी आता है, ठीक है। तो टोटल 6 मैं बता देता हूँ। शिक्षा 1 हुआ, व्याकरण 2 हुआ, तीसरा में ज्योतिष हो गया, चौथा में निरुक्त हो गया, पांचवा में कल्प हो गया, और छठा में जो छठा वेदांग हो गया वो क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका छंद हो गया। तो वेदांग की संख्या 6 कौन कौन बता दे। देखिए ज्ञान कहीं जिक्र हुआ नहीं हुआ, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। एक ज्ञान है जो वेदांग के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और आपका छंद, ज्योतिष, ये सभी है जो आपका वेदांग के अंतर्गत आता है। आज से याद रखिए, वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4। अगला सवाल है फ्रेंड्स, फहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था? चलिए अच्छा सवाल है।
अब इसे देखिए, क्वेश्चन तो कहीं से पूछा जा सकता है, मैं बार बार डिस्क्राइब करते चलता हूँ फ्रेंड्स। फाहियान है जो किसके शासनकाल में आया था, चलिए आप लोग को माइंड में आ गया होगा। तो फाहियान जो एक चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जो भारत आया था फ्रेंड्स, तो ये अपने विवरण में आपको मध्य प्रदेश को, ये अपना विवरण प्रस्तुत किया था, तो उसमें मध्य प्रदेश को सुखी एवं समृद्ध राज्य बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा, किसको बताया था, तो मध्य प्रदेश को। इसको किस तरह से याद रखिए फ्रेंड्स, तो मध्य यानी बीच बीच में, मध्य प्रदेश यानी पूरे भारत के बीच वाला राज्य ही ने सुखी संपन्न रहेगा, कुछ इस तरह से ट्रिक बैठा लेता। फाहियान किसको बताया था, एमपी को बताया था। 34 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है। 34 नंबर सवाल का देखिए, इसका भी मैं बता चुका हूँ पहले फ्रेंड्स। तो चलिए, न्याय का कौन है, सुमेलित है, तो गौतम ये सुमेलित है, याद करते चलिएगा। उसके बाद साक्ष्य का कौन है, कपिल, ये भी आपका सुमेलित, सॉरी, यहाँ पर न्याय दर्शन का जो गौतम था ये प्रवर्तक क्लियर है, साक्ष्य का कपिल है, ये भी सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर उत्तरी मीमांसा, ये आपको गलत है। उत्तरी मीमांसा का कौन था, बादरायण था, बादरायण। उत्तरी मीमांसा का कौन था, बादरायण था, यहाँ दे दिया जैमिनी, ठीक है, तो गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये आपका उत्तरी मीमांसा का था, जो आपका जैमिनी नहीं था, कौन था, बादरायण। बाकी वैशेषिक का कौन था, आपका उल्लुक था। तो बच गया फ्रेंड्स कि आपका जैमिनी जब किसका प्रवर्तक था, ये भी जानना जरूरी है। तो जैमिनी किसका था, ये पूर्वी मीमांसा का था, पूर्वी मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी था, उत्तरी मीमांसा का बादरायण था। बाकी ये सब भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं फ्रेंड्स कि 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ था। 16 जो महाजनपद था, जो अंगुत्तर निकाय में जिसका वर्णन मिलता है, तो कंबोज का राजधानी कहाँ था। 35 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, हाटक था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 36 नंबर को, तुर्क ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था। 36 नंबर सवाल का, तो तुर्क ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था, बलबन ने किया था, ठीक है। बलबन ने इसको 1226 ईस्वी में क्या किया था फ्रेंड्स, इसका विनाश किया था। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि जो ये तुर्क ए चिहलगानी था, इसका विनाश कर दिया था कौन, बलबन ने। और उसके बाद में है जो नवरोज उत्सव की शुरुआत किया था, इसकी जगह पर आपका नवरोज उत्सव का शुरुआत किया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखें, नवरोज उत्सव का शुरुआत किसने किया था, तब बलबन ने किया था। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध यात्री निकोली कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स कि जो फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसंग आया था चीनी यात्री। उसी तरह से अभी पूछ रहा है निकोली कोंटी, तो निकोली कोंटी है जो किसके शासनकाल में आया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी कभी इस तरह से भी पूछेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जो निकोली कोंटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अब देखिए, देवराय प्रथम कहीं पर ऑप्शन है, नहीं है, ऑप्शन में देवराय द्वितीय है, तो गलत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, निकोली कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। 38 नंबर सवाल को देखिए, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था। 38 का, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1571 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था। तो 38 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1571 में। ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि अकबर ने अपनी राजधानी को फतेहपुर से कहाँ शिफ्ट किया था फ्रेंड्स, अपनी राजधानी आगरा से कहाँ शिफ्ट किया था, तो फतेहपुर सीकरी। ये भी पूछा जा सकता है कि आगरा से फतेहपुर राजधानी किसने स्थानांतरित किया था, तो अकबर ने किया था। कब किया था, 1571 ईस्वी में। 39 नंबर सवाल को देखें, झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी। चलिए अच्छा है, इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स, झलकी देख लेते हैं, झलकी की एक झलक देख लें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। झलकी संधि निम्न में से किनके मध्य में हुई थी, तो निजाम एवं बालाजी के मध्य में हुआ था। सवाल नंबर 40 को देखिए फ्रेंड्स, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। ये सब भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है संधि वाला। तो 1809 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमृतसर की संधि किनके बीच में हुई थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में 1809 ईस्वी में। 41 नंबर सवाल को देखिए, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। चलिए तो पता होगा आप लोग को, सिपाही विद्रोह किसने कहा था, तो लॉरेंस एवं सिले कहा था ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने आपको सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी, लॉरेंस एवं सिले ने। अब देखिए, सब सिपाही विद्रोह डेट के साथ कब शुरू हुआ था, याद रखिए अपने 10 मई जरूर याद रखिएगा, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है।
सवाल नंबर 42 को देखिए, फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शरियतुल्लाह मियां ने किया था फरायजी आंदोलन का। फरायजी आंदोलन आपका कहाँ चला था? तो याद रखिए बंगाल में चला था फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका नेतृत्व आपका शरियतुल्लाह मियां ने किया था। कहाँ चला था फरायजी आंदोलन? तो बंगाल में। चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? टॉप मोस्ट VVI सवाल है 43 का। तो इसका हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने है जो फ्रेंड्स आपका क्या किया था कि सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 से बढ़ा करके कितना कर दिया? 21 वर्ष कर दिया था। ये लॉर्ड रिपन वही रिपन है फ्रेंड्स जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। और इसको लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते थे, इसके लिए इसका मैं धांसू ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे ख्याल से याद होगा। जो नहीं सुने पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? ल से लागू। देखिए कितना अच्छा, इसी में आपका आंसर है, ल से लागू। तो लिटन क्या किया था? लागू। मेरा दावा है फ्रेंड्स इसके बाद आप जिंदगी में ये कभी नहीं भूलिएगा, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन में। लिटन है, ल से लिटन और ल से लागू किया था। लागू किसने किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने। और र से रद्द किसने किया था? तो रद्द किया था आपका लॉर्ड रिपन ने। अब बोलिए फ्रेंड्स इसमें आपका कंफ्यूजन होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? लॉर्ड, इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, घर के बगल में कोई फंक्शन है तिलक वगैरह, इसलिए आप लोग को हो सकता है थोड़ा बहुत साउंड का आवाज़ भी जाएगी। 43 नंबर सवाल को देखें, 44 नंबर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक है? तो बता चुका हूँ फ्रेंड्स 44 का 50-50, ठीक है, 50-50 होता है ना, राष्ट्रपति में क्या होगा? 50-50। ऑप्शन नंबर डी आपका 50 होगा जो प्रस्तावक होगा, 50 अनुमोदक होगा। सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स, 45 नंबर सवाल आपका, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका समवर्ती सूची का विषय है। ये समवर्ती सूची आपका कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए 46 नंबर सवाल को देखिए, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 46 नंबर सवाल का राइट आंसर 84 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार आपका अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका 84 हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 47 को देखें, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्य अवधि कितना होता है? बता चुका हूँ फ्रेंड्स कितने दिन का होता है प्राक्कलन समिति का। तो आपका चलिए सवाल नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट देखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 1 वर्ष का होता है। तो मई से अप्रैल यानी 1 वर्ष का होता है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्य अवधि कितना होता है फ्रेंड्स? तो आपका मई से चलता है और अप्रैल में समाप्त हो जाता है, यानी 1 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 48 को देखिए फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? 48 का राइट आंसर 13 दिसंबर 1946 करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 49 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन से थे? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R.K. शनमुगम सेठी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, हो सकता है आपका लोगों को थोड़ा सा साउंड भी जा रहा होगा। 50 नंबर सवाल को देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारत संविधान में किस देश के संविधान से है? बता चुका हूँ फ्रेंड्स विधि निर्माण कहाँ से। चलिए इसका राइट आंसर फटाफट करें। विधि निर्माण आपका कहाँ से आया गया है? तो इसका फटाफट गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, मैं जो कर रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। विधि निर्माण सिर्फ रहेगा तो आपका ब्रिटेन से हो जाएगा, लेकिन रहेगा फ्रेंड्स विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आपका जापान से होगा। अंतर समझ गए होंगे, सिर्फ विधि निर्माण का रहेगा तो ब्रिटेन से होगा और यहीं से संसदीय प्रणाली भी लिया गया है, लेकिन रहेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से होगा। तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार मैं बिहार पुलिस फायरमैन का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। और एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वेबसाइट जीके मास्टरमाइंड, ठीक है, जीके
आपका मास्टरमाइंड, जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर जाकर प्रत्येक दिन सेट लगा रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्रत्येक दिन आपको वेबसाइट पर जाकर पढ़ना है, ठीक है। बार बार जब एक ही सेट को रिपीट करिएगा तभी तो आपको परमानेंट मेमोरी में जाएगा और सदा के लिए याद होगा। इसलिए मेरे बात को नज़रअंदाज नहीं करिए, मेरी बात को, और प्रत्येक दिन जाके वेबसाइट पर जरूर पढ़िएगा। पैसा तो नहीं लगता फ्रेंड्स, तो पढ़ने में फिर कैसा आलसपन, इसलिए जाकर के वहाँ पर आप लोग जरूर पढ़िएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो गूगल में जीके मास्टरमाइंड लिख करके सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।